आज का हमारा टॉपिक है लंग कैंसर। इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे इंडिया में हर फैमिली में कोई न कोई एक ऐसा होता है जो सिगरेट या बीड़ी पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं। लंग कैंसर मीन्स कैंसर दैट स्टार्ट इन द लंग्स आर कॉल्ड लंग कैंसर। लंग कैंसर का मतलब होता है कैंसर जो लंग्स में स्टार्ट होते हैं उसे हम लंग कैंसर कहते हैं। कैंसर इज अ डिसीज इन विच नॉर्मल सेल इन द बॉडी ग्रो अब नॉर्मली एंड अनकंट्रोलेबली एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कैंसर का मतलब है जो हमारे बॉडी में नॉर्मल सेल होते हैं वो अब नॉर्मल और अनकंट्रोलेबल तरीके से बढ़ने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं और ये अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। आप बात को समझ पाए, जो हमारे बॉडी में नॉर्मल सेल है वो अब नॉर्मल बढ़ने लगता है, असामान्य तरीके से बढ़ने लगता है और अनकंट्रोल तरीके से बढ़ने लगता है। मतलब ये हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता और ये अदर पार्ट्स में फैलते हैं या ये मलिग्नेंट ट्यूमर है। तो आप कैंसर का मतलब समझ गए। तो यही कैंसर जब लंग्स में स्टार्ट होता है तो उसे हम लंग कैंसर कहते हैं। तो लंग्स हमारे बॉडी में कहाँ पे होता है इसे समझने के लिए हमें लंग्स के स्ट्रक्चर को समझना होगा। उससे पहले हम सेल को समझ लेते हैं। सेल क्या होता है? सेल जो है हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मतलब सेल ही हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर को बनाते हैं और बॉडी में सारा फंक्शन कराते हैं। जिस प्रकार फिजिक्स में कोई चीज एटम या परमाणु से बना होता है उसी तरह सेल भी हमारे बॉडी का सबसे छोटा एटम परमाणु है। तो बहुत सारे सेल से मिलकर हमारा बॉडी बना हुआ होता है। अधिकतर सेल को हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मतलब मसल भी कह सकते हैं। और बहुत सारे टिश्यू या मसल मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। जैसा कि लंग्स एक ऑर्गन है। लंग्स बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है या ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना है। तो लंग्स एक ऑर्गन है। तो अब हम लंग्स को समझते हैं। इस इमेज को देखिए आप। हम ब्रीथ या सांस माउथ और नोज से लेते हैं, फिर हवा फेरिंग्स और लैरिंग से होकर ट्रकिया में पहुंचता है और ट्रकिया से हवा लंग्स में जाता है। तो अब यहाँ से लंग्स स्टार्ट हो रहा। यहाँ आप देखिए दोनों लंग्स में स्टार्टिंग का ये जो पाइप जैसा है, ट्यूब जैसा है, इसे हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं या इसे प्राइमरी ब्रोंकस भी कहते हैं। उसके आगे को हम सेकेंडरी ब्रोंकाई या सेकेंडरी ब्रोंकस कहते हैं। उसके आगे के ट्यूब या इस पाइप को टर्सरी ब्रोंकाई या टर्सरी ब्रोंकस कहते हैं। उसके आगे जो छोटे छोटे पाइप जैसा ट्यूब है उसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं या इसे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स भी कहते हैं। उसके बाद का जो और छोटे ट्यूब होते हैं जो हमें आँख से दिखाई नहीं देता उसे माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, तो उसे हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और इसी से सटा हुआ आगे जो सैक होता है उसे हम एल्वोलाई कहते हैं। इस एल्वोलाई से ही ऑक्सीजन ब्लड में जाता है जब हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वोलाई में आता है जिसे हम सांस के रूप में छोड़ देते हैं। ये जो लंग्स का मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स और एल्वोलाई, इसी में कैंसर होता है। मतलब कहने का ये जो रास्ता है लंग्स में प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स और एल्वोलाई, इसमें से किसी में भी कैंसर हो सकता है। तो आपको लोकेशन तो समझ में आ गया होगा आखिर लंग्स में कैंसर होता कहाँ है। तो अब हम इसके कारण को समझते हैं। क्या क्या ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण लंग कैंसर होता है। स्मोकिंग जो है सबसे बड़ा कॉजेस है। 90% जो लंग कैंसर का केस है स्मोकिंग के कारण ही होता है। सिगरेट स्मोक करना कैंसर का कारण बनता है। जैसा कि आप एड्स भी देखते होंगे कि स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा सभी स्मोकिंग वाले पैकेट में लिखा रहता है। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर 100 लोगों को लंग कैंसर हुआ है तो उसमें का जो 90% लोग हैं, 90 लोग हैं, उनको जो है लंग कैंसर स्मोकिंग के कारण हुआ है। दूसरा होता है पैसिव स्मोकिंग। मतलब जो बंदा स्मोकिंग कर ही नहीं रहा है उसको भी लंग कैंसर होने के चांसेस हैं। अगर कोई बंद कमरा है, एक लड़का स्मोकिंग कर रहा है और उसके साथ में कोई बैठा हो तो उसको भी लंग कैंसर होगा। मतलब कहने का वो डायरेक्ट स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है लेकिन जो स्मोकिंग कर रहा है उसके साथ वो बैठा हुआ है
जिसके कारण धुआं जो है उसके अंदर भी जा रहा है, तो उसको भी लंग कैंसर हो सकता है। इसे हम सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी कहते हैं। लंग कैंसर जनरली तब होता है जब बंद कमरे में कोई स्मोकिंग कर रहा हो और वो साथ में बैठा हो। लंग्स में कोई डिसीज हो जैसे कि COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, इसके कारण भी लंग कैंसर हो सकता है। प्रायर हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर, अगर फैमिली में किसी को पहले लंग कैंसर था तो भी लंग कैंसर हो सकता है उसके आने वाले जनरेशन में। लंबे समय तक रेडॉन गैस के संपर्क में आने से भी लंग कैंसर हो सकता है। एयर पॉल्यूशन के वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है, जैसे कि अर्बन लोग, शहरी लोग के आसपास इंडस्ट्री और पावर प्लांट्स भी होते हैं, तो वहाँ का वातावरण प्रदूषित होता है प्लांट और इंडस्ट्री के कारण, तो उसके कारण भी लंग कैंसर हो सकता है। और ऐसे स्मोकर्स, ऐसे सिगरेट पीने वाले जो फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं खाते हैं या बहुत ही कम खाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी लंग कैंसर होने के चांसेस हैं। और भी बहुत सारे लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे कई कार्सिनोजेंस होते हैं, जैसे कि एस्बेस्टोस, आर्सेनिक, मस्टर्ड गैस, क्रोमेट्स, रेडिएशन, ये सारे जगह पे काम करने वालों को भी लंग कैंसर हो सकता है। लेकिन 90% जो लंग कैंसर है वो स्मोकिंग के कारण ही होता है। सबसे बड़ा जो कारण है वो है स्मोकिंग, सिगरेट पीना। तो अब हम ये समझते हैं कि लंग कैंसर क्यों होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लंग्स में काफ़ी सारे ट्यूब्स होते हैं, ये आप इमेज में देख सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई। तो अब हम इस ट्यूब का एक कट सेक्शन लेते हैं। ये आप इस इमेज में देखिए, ये जो बीच का है इसे लुमेन कहते हैं, जहाँ से एयर या हवा आता जाता है। ये आप अंदर देखिए, इस ट्यूब में ये एपिथेलियम है और उसके पीछे लेमिना प्रोप्रिया है, उसके पीछे स्मूथ मसल है और काफ़ी सारे ग्लैंड्स भी हैं, आर्टरी और वेन भी जो ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। तो आप इस पहले लेयर एपिथेलियम को देखिए। जब हम स्मोकिंग करते हैं तो धुआं अंदर आता है और धुआं इस एपिथेलियम को टच करता है, तो इस एपिथेलियम में इरिटेशन होता है और बार बार लंबे समय तक स्मोकिंग करने से इस एपिथेलियम में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है और एपिथेलियम के सेल डैमेज होने लगते हैं। तो अब हम इस एपिथेलियम का केवल एक सेल को लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो इस एपिथेलियम का केवल एक सेल को लेते हैं। तो ये एपिथेलियम का एक सेल है। इस सेल के अंदर में ये देखिए, ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर DNA होता है। ये न्यूक्लियस ही नॉर्मल सेल को नॉर्मल शेप में बनाता है। तो लंबे समय तक स्मोकिंग करने के कारण ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर DNA है वो चेंज हो जाता है या DNA डैमेज हो जाता है, क्योंकि तंबाकू वाले धुआं में कार्सिनोजेन होता है। DNA चेंज होने के कारण ये अलग तरह का सेल बनाने लगता है, जिसके कारण अबनॉर्मल सेल बनने लगता है और यही अबनॉर्मल सेल धीरे धीरे अनकंट्रोलेबल और अबनॉर्मल बढ़ने लगता है और ये दूसरे ऑर्गन्स में भी फैलने लगता है, जैसे कि ब्रेन में, हड्डी में, किडनी में, लीवर में और भी कई सारे ऑर्गन्स में फैलने लगते हैं। तो यहाँ पे सेल का अबनॉर्मल बनना, अनकंट्रोलेबल तरीके से बढ़ने लगना और दूसरे ऑर्गन्स में फैलना को हम कैंसर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कैंसर क्यों और कैसे होता है। मेन क्या है, स्मोकिंग के कारण सेल के अंदर जो DNA है वो डैमेज हो जाता है या चेंज हो जाता है, जिसके कारण अबनॉर्मल सेल बनने लगता है। DNA सेल के सारे काम को कंट्रोल करती है, लेकिन DNA चेंज हो गया है तो सेल भी अलग बनने लगता है। तो अब हम इसके लक्षण या सिम्टम्स को समझते हैं। इसका सिम्टम्स कैंसर होने के बहुत समय बाद शो होता है, मतलब लेट से इसके लक्षण शो होते हैं। कफ मतलब खांसी आना, और ये कफ या खांसी बढ़ने लगता है तो लोग इस लक्षण को स्टार्टिंग में इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है स्मोकिंग कर रहे हैं या इन्फेक्शन हुआ है इसलिए खांसी आ रहा है। यह एक्चुअल में ब्रोंकाई में इरिटेशन के कारण होता है। लगातार कफ या खांसी आने लगता है। जब ब्रोंकाई में ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट आता है तो कफ प्रोडक्टिव हो जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाने के कारण ये येलोइश या ग्रीन कलर में बाहर आने लगते हैं। कफ जो है येलो या ग्रीन कलर का बाहर होने लगता है। सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, क्योंकि कैंसर सेल सांस की नली में बढ़ने लगता है और सांस लेने में रुकावट पैदा करती है। कफ के साथ ब्लड भी आने लगते हैं।
सीने में दर्द, कंधे में दर्द होने लगता है, फीवर इन्फेक्शन के कारण होने लगता है, बार बार इन्फेक्शन होने लगता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हॉर्सनेस होता है, खाना निगलने पर दर्द होता है, हेड और नेक में एडिमा हो सकता है, प्लूरल और पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी हो जाता है, वीकनेस, एनोरेक्सिया, वेट लॉस भी हो सकता है। कैंसर कई जगह फैल जाते हैं जैसे कि ब्रेन, किडनी, लिम्फ नोड, हड्डी और भी कई जगह फैल जाते हैं। तो सिम्टम्स और भी बढ़ जाएंगे, जहाँ जहाँ फैलेगा वहाँ का लक्षण शो होने लगेगा। जैसे कि ब्रेन में फैलने पर ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स शो होने लगते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इसे डायग्नोज कैसे करते हैं। तो इसके लिए चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी, कैंसर के लोकेशन को देखने के लिए यूज करते हैं। फाइन नीडल एस्पिरेशन भी करते हैं। जिस एरिया में हमें शक होता है कि कैंसर है उस एरिया पे हम फाइन नीडल एस्पिरेशन करते हैं और फिर एस्पिरेट किया हुआ को हम माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं। नीडल्स के थ्रू एस्पिरेट करते हैं और जो नीडल में एस्पिरेट हुआ रहता है उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं। ब्रेन का भी सीटी स्कैन, एमआरआई किया जाता है ये चेक करने के लिए वहाँ पर कैंसर सेल फैला थोड़ी है। बायोप्सी करते हैं, मतलब जहाँ पे कैंसर होने का शक होता है वहाँ के सेल्स या वहाँ के पार्ट को कट करके हम बायोप्सी कलेक्ट करते हैं और उसको भी माइक्रोस्कोप में ये पता लगाने की कोशिश किया जाता है कि कैंसर सेल है या नहीं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं। तो ये सारे टेस्ट लंग कैंसर के केस में किया जाता है। तो अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें सर्जरी किया जाता है, रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है, कीमोथेरेपी, मेडिसिन दिया जाता है, पैलिएटिव केयर दिया जाता है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज पेशेंट से करवाया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, अगर ब्लड कम हो तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दिया जाता है और पेशेंट का लाइफ अगर 6 महीने से कम बचा हो तो उस केस में हॉस्पिस केयर दिया जाता है। सर्जरी में या तो पूरे लंग्स को कट करके निकाल दिया जाता है या फिर एक लोब को निकाला जाता है। ये कैंसर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैंसर कितना बड़ा है, उसके हिसाब से लंग्स के लोब को या फिर पूरा लंग्स को कट करके बाहर कर देते हैं। सर्जरी के तुरंत बाद ही कई कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होता है क्योंकि सर्जरी के दौरान ब्लड बह जाता है जिसके कारण काफी सारे कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं सर्जरी के बाद। तो उसको भी मैनेज किया जाता है जैसे कि ऑक्सीजन थेरेपी दिया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद दूसरा है रेडिएशन थेरेपी। कई जगह शरीर में ऐसे होते हैं जहां पे सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो उस केस में रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है। इसे कैंसर के साइज को छोटा करने के लिए भी किया जाता है ताकि सर्जरी आसानी से किया जा सके। रेडिएशन थेरेपी के काफी सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, स्किन एरिथीमा, सांस लेने में दिक्कत एक्सेट्रा। तो इन सब को भी मैनेज किया जाता है। तीसरा ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी। इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि सर्जरी और रेडिएशन देने के बाद भी कुछ न कुछ कैंसर सेल रह ही जाते हैं तो उस कैंसर सेल को मारने के लिए कीमोथेरेपी मेडिसिन दिया जाता है। बहुत सारे कीमोथेरेपी मेडिसिन अवेलेबल हैं जैसे कि सिप्लाटिन, कार्बोप्लेटिन और भी बहुत सारे हैं। कीमोथेरेपी मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है जैसे कि आधा या पूरा बाल झड़ जाना, लेकिन कीमोथेरेपी मेडिसिन बंद होने के बाद बाल वापस भी आ जाते हैं। ब्लड कम हो जाना, पाचन नली में अल्सर हो जाना, लेडीज में पीरियड्स का बंद हो जाना और जेंट्स में स्पर्म का कम बनना, नोजिया, वोमिटिंग। कीमोथेरेपी मेडिसिन से कैंसर्स भी हो सकते हैं जैसे कि ब्लड कैंसर। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो इस मेडिसिन को हम नहीं दे सकते क्योंकि इससे बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को भी मैनेज करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। उसके बाद है पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर का मतलब होता है सारी परेशानी को मैनेज करना जो भी सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी के कारण हो रहा है जैसे कि दर्द होना, नोजिया, वोमिटिंग, सांस लेने में दिक्कत और भी कई सारे परेशानियां होते हैं जिसको मैनेज करते हैं तो उसे हम पैलिएटिव केयर कहते हैं। हॉस्पिस केयर और पैलिएटिव केयर सेम है, दोनों ट्रीटमेंट सेम ही दिया जाता है, दोनों में ट्रीटमेंट सेम ही दिया जाता है। बस फर्क इतना है कि जब पेशेंट का लाइफ केवल 6 महीना बचा हो या उससे कम बचा हो तो उस केस में जो हम पैलिएटिव केयर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं हॉस्पिस केयर। जैसे कि दर्द को कम करना, ऑक्सीजन थेरेपी देना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, नोजिया, वोमिटिंग को मैनेज करना और भी कई सारे सिम्टम्स हैं उसको मैनेज करते हैं ताकि पेशेंट का जो लाइफ का क्वालिटी है उसमें सुधार हो, जाते जाते वो अच्छे से रह पाए और अपने लाइफ को अच्छे से जी पाए। तो जो भी उनको परेशानियां होती है उनको हम मैनेज करते हैं तो उसी को हम हॉस्पिस केयर कहते हैं। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं अगर ब्लड कम हो। मैंने आपको मैनेजमेंट को काफ़ी शॉर्ट में बताया है क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करता जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसी तरह की और भी नई नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।